एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और मैं हूं कंचन मित्तल। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे हायर मैथमेटिक्स या हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उससे रिलेटेड सारा कंटेंट क्या कहते हैं अवेलेबल हम लोग करा रहे हैं। और उस अवेलेबल कंटेंट को हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न अलजेब्रा से, ग्रुप थ्योरी से। अभी तक मैं इस ग्रुप थ्योरी में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो कि CSR, नेट, IIT जैम, NBHM जैसे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, उससे जो मैंने एडिट कराए हैं। डायहेड्रल ग्रुप की स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले मैं उसकी नोटेशन बताती हूँ। DN, देखो हम इसको लिखते तो DN है, लेकिन अगर मैं उसके ऑर्डर की बात करूँ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2n होते हैं। तो व्हाट इज डायहेड्रल ग्रुप? तो इस डायहेड्रल ग्रुप में हम लोग एक फिगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, और हम उसके ऊपर कौन से एक्शन लगा सकते हैं। फॉर सपोज मैंने आपको एक फिगर दिया, ये एक रेक्टेंगल है। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं कि रोटेशन कर सकते हैं इसको। अब देखो रोटेट कैसे करें। फॉर सपोज आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। आपको देखो अगर ये मेरा पेन है, ठीक है, ये रेक्टेंगल समझो, अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्या बन गई फिगर 4 1 2 3। देखो ये वाला साइड इधर आ गया और ये वाला साइड इधर आ गया, तो ये 90 डिग्री से। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे रोटेशन लगाया तो ये फिगर क्या हुई, सिमेट्रिक नहीं बनी, क्योंकि देखो पहले ऐसे था अब ऐसे हुआ, तो मतलब जो फिगर है वो सेम नहीं आ रही। सिमिलरली ये देखो ये तो एक तरीका का हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये तो रोटेशन हो गया, जैसे 90 डिग्री 180 डिग्री, इस तरीके से आप रोटेशन करोगे तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैं इसको कहूँ कि आप ऐसा करो कि ये जो एक्सिस है ना, देखो यहाँ पर इस एक्सिस के अराउंड इसे क्या करा दो, फ्लिप करा दो। मतलब ये समझो यहाँ पर मेरी एक ये वाली एक्सिस है, आपको इसे टर्न कराना है ऐसे करके, है ना। मतलब यहाँ से ये टर्न करा, तो मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली कि इसमें बनेगा क्या। इसमें क्या होगा, ये इधर आ जाएंगे लेकिन सिमेट्री यहाँ पे आ जाएगी। मतलब देखो अगर मैं कहूँ तो ये इमेज सेम नहीं बनेगी, ये थोड़ी टेढ़ी हुई इमेज बनेगी। अगर आप देखो ये अनसिमेट्रिक है। सिमिलरली ये जो इमेज आएगी ये भी अनसिमेट्रिक आएगी, और यहाँ पर भी क्या होगी, अनसिमेट्री होगी। तो मेनली जो इसमें डायहेड्रल ग्रुप्स में हम लोग बात करते हैं वो हम सिमेट्रिक फिगर्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक फिगर सच दैट कि अगर हम उसमें रोटेशन या फिर हम उसमें कुछ रिफ्लेक्शन टाइप की कुछ भी जो भी हम इसमें छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, हमें सेम दोबारा से वही फिगर मिले। तो आप देखो मोटा मोटा इसको समझ लो कि दैट इज एग्जैक्टली दैट वी आर ट्राइंग टू डू। अब रेक्टेंगल है तो इस पे हमने लगाया, फॉर सपोज अगर मैंने इस पे रोटेशन लगाया तो आई एम नॉट गेटिंग द सेम टाइप ऑफ फिगर, इट मीन्स हम रेक्टेंगल को चूज नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से हमें फिगर्स देखनी है। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ इसमें कि कैसे कैसे। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ इसमें। देखो जैसे अगर ट्राइंगल है, ठीक है, अगर आप इसका हर एंगल देखो तो 360 120 हो जाएगा। मैं कह रही हूँ अब इसको रोटेशन कराओ 120 से। मतलब अगर कोई ट्रायंगल ऐसे तो इसको ऐसे कर दो, और ये मैं साइड्स इसकी नोटेशन दे रही हूँ 1 2 3। अगर अब इसको एंगल को मैंने, इस ट्रायंगल को मैंने इस तरीके से रोटेट कराया तो देखो ये जो 2 होगा वो इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। और देखो अगर मैं इस पे 120 डिग्री का रोटेशन लगाती हूँ तो आप अगर मैं ये साइड्स हटा दूं तो आप इस फिगर में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे फिर से मैं 120 का रोटेशन लगा देती हूँ, ठीक है, ये है R मतलब रोटेशन और 120 मतलब उसका एंगल। तो फिर से अगर आप इसको इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर फिर से रोटेट कराओगे तो एक फिगर क्या बनेगी, 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 3 इधर पास हो जाएगा और 1 इधर पास हो जाएगा। फिर से अगर आप देखोगे कि इस रोटेशन के हिसाब से ये फिगर क्या बन रही है, फिर से सिमेट्रिक बन रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आप देखो इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करो, मैंने यहाँ पे साइड्स कितनी ली, 3 साइड्स ली ना, ठीक है। और
3 साइड्स ली और मैंने क्या करा था, और हर एंगल कितना है 360/3 दैट इज 120। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप ये ध्यान रखो कि अगर साइड्स 3 हैं, ठीक है 3 साइड्स हैं, तो जो 360/3 करने से जो एंगल है वो 120 आ रहा है। मैं बताती हूँ कि इसका क्या रिलेशन। आप ये कहोगे कि हाँ ये तो इक्विलेटरल है, साइड्स 3 हैं, ऑल आर इक्वल। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो मैंने ये है ना, ये सारे साइड्स, ये मैंने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करा है, तभी तो यहाँ पे जो फिगर है वो सिमेट्रिक आ रही है, अदरवाइज तो ये फिगर सिमेट्रिक नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करा है। फॉर सपोज अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह कुछ और एंगल कंसिडर करती, फॉर सपोज मैंने राइट ट्रायंगल कंसिडर कर लिया। अब अगर मैं क्या फिर से इसे, अब देखो यहाँ पे सारे साइड्स क्या है, अनइक्वल है, बहुत सारे एंगल्स क्या अनइक्वल है, तो अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे R90 की लगा, R120 का फिर से अगर मैं यहाँ पर रोटेशन लगाती हूँ तो क्या होगा, इसकी कुछ डिसफिगर्ड बनेगी। मतलब अगर ये कुछ बना भी तो कुछ ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो मतलब मैं इसमें क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे ये 120 का डिग्री का रोटेशन लगाओगे तो ये फिगर और ये फिगर में सेम नहीं है। इट मीन्स हम किस तरीके की साइड पे, यहाँ पर अगर मैंने ट्राइंगल के लिए 3 साइड्स ली तो मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही लगा सकती हूँ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया, हमारी एक सिमेट्रिक फिगर हो गई। तो सिमिलरली अगर मैं n=4 के केस में देखूँ, मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, देखो सिमेट्रिक फिगर का मैं आपको आइडिया बताती हूँ कि आती कैसे है। फॉर सपोज कि आपके पास 360 डिग्री देखो फुल एंगल होता है। अगर कोई भी फिगर होगी तो उसके हर, अगर कोई क्लोज फिगर है तो उसके हर का अंदर का एंगल कितना होगा, सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर मैं n=4 यानी कि मुझे कोई ऐसी फिगर चूज करनी है जिसमें साइड्स तो 4 हो, ठीक है, और मुझे कोई सिमेट्रिक फिगर बनानी है, तो मैं क्या करूंगी 360/4 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं कोई 4 साइड्स की सिमेट्रिक फिगर लेना चाह रहे तो उसके हर एंगल क्या आएगा, ईच साइड में जो एंगल है वो 90 डिग्री आएगा। तो हम सबको पता है कि अगर एंगल 90 डिग्री है ईच साइड का, तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये जो सिमेट्रिक फिगर है यहाँ पे n=4 के लिए जो सिमेट्रिक फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी। तो अभी तक हमने 2 केसेस कंसिडर करे, n=4 का और n=3 का। तो n=3 में जब मैंने 360°/3 किया था तो 120 आया था, और हमारा ट्राइंगल क्या आया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब एक बार n=2 का भी केस कंसिडर करो। देखो जैसे मैंने सबके लिए करा है वैसे ही n=2। फॉर सपोज n=2 है यानी कि 360°/2 यानी कि 2 साइड्स होनी, मतलब है ना, मतलब 2 साइड्स का मतलब मेरा मतलब है यहाँ की 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 4 पॉइंट्स है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो 360°/2 हो गया यहाँ पर, तो 360°/2 तो आ गया 180। अब 180 है यानी कि हर जो भी साइड है उस पे ये क्या होना चाहिए, 180 बनना चाहिए, और इस पे भी क्या बनना चाहिए, एंगल 180। तो ये तो एक लाइन हो गई ना। ठीक है, इस तरीके से अगर n=2 का केस आ जाता है तो ये क्या आ जाएगी, लाइन विद 2 पॉइंट्स। और अगर फॉर सपोज आपको अगर n=1 है तो भाई तब तो 360°/1 क्या आएगा, 360 डिग्री। यानी कि यहाँ पे ये ऐसे करके एक पॉइंट की बात कर रहा है जो पूरा, जिसका पूरा एंगल क्या है, 360 डिग्री है। तो अब आप लोग सोचोगे कि मैं यहाँ पे बता क्यों रही हूँ एग्जैक्टली। देखो हर चीज का यहाँ पे मुझे बेस बताना बहुत जरूरी था, अदरवाइज आप लोगों को आगे चीजें क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने ये सब कुछ क्यों बताया, क्योंकि अगर आपने जैसे n=3 था तो n=3 पे हमें एक ट्राइंगल मिला। अब हम ट्राइंगल पे क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमें उसकी एक सिमेट्रिक फिगर ही मिले। तो उनसे फॉर सपोज जैसे हमने रोटेशन लिया, सिमिलरली एक रिफ्लेक्शन भी है कुछ चीजें, तो उनको हम मिला के एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने रोटेशन बाय 120 किया, फिर से मैंने रोटेशन बाय 120 करा। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेशन लगाएंगे। सिमिलरली हम एक पॉइंट को फिक्स करके रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, वो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी।
तो एग्जैक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें एग्जैक्टली बताती हूँ कि तो फॉर सपोज सबसे पहले तो हमें इसमें क्या चाहिए होता है, सिमेट्रिक फिगर चाहिए होती है कोई भी। मैं यहाँ पे डीएन की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिमेट्रिक फिगर विद एन वर्टिसेस, ठीक है। और ईच एंगल क्या होगा उस वर्टिक्स का, अब देखो हम फॉर सपोज मैंने आपको कोई फिगर दे दी, फॉर सपोज आप ये मान लो ये स्क्वायर है, देखो ईच एंगल 90 डिग्री, मैंने आपको एक ये फिगर दे दी। अब देखो किसी भी सिमेट्रिक फिगर पे अगर मुझे कोई भी एक्शन अप्लाई करना है, सिर्फ दो तरीके से एक्शन लग सकता है, ठीक है। पहला एक्शन क्या होगा कि इसमें रोटेशन लग सकती है, ठीक है, और सेकंड क्या हो सकती है कि रिफ्लेक्शन लग सकती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो रोटेशन तो अभी मैंने देखा कि अगर मेरी ऐसे कोई चीज है तो मैं ऐसे कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगी, रोटेशन। अब रिफ्लेक्शन क्या होगी, तो रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये मेरा एक स्क्वायर है 1 2 3 4, देखो अब मैं क्या कह रही हूं कि इसको, देखो ये एक डायगोनल है, मैं कह रही हूं कि ये D1 डायगोनल है, मैं कह रही हूँ कि इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग इसको रिफ्लेक्ट करो। अब देखो रिफ्लेक्ट करना आपको आना चाहिए, देखो मैंने यहां से ये फिक्स कर दिया, अब मैं आप इसको रिफ्लेक्ट कराऊंगी तो ये और ये पॉइंट एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखो 2 और 4 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंज क्या होंगे, सिर्फ 3 और 1। तो इस तरीके से ये एक रिफ्लेक्शन हो गई। सिमिलरली मैं ऐसे डायगोनल को ना लेके डायगोनल ऐसे भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया जिसको हम D2 भी बोल सकते हैं, D2 डायगोनल के थ्रू, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्शन हो गई। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि सिर्फ एक सिमेट्रिक फिगर में यानी कि डीएन में, डीएन किसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप होता है, डीएन इज द एक्शंस करस्पॉन्डिंग टू अ सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। तो एक सिमेट्रिक ग्रुप कंसिडर किया, उस पर हम दो तरीके के एक्शंस लगा सकते हैं, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। तो उन रोटेशन और रिफ्लेक्शन का जो कलेक्शन होता है ना, वो क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। सो लेट्स गो इट बाय डेफिनेशन, तो ज्यादा आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा कि डीएन एग्जैक्टली होता क्या है। देखो फॉर सपोज मैंने कोई सिमेट्रिक ग्रुप कंसिडर कर लिया, ठीक है, डीएन की बात कर रही हूँ। एक देखो सिमेट्रिक फिगर कंसिडर करी तो उसके जो हर वर्टेक्स का एंगल क्या होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो ये जो मैं यहाँ पर, अब देखो रोटेशन भी लग सकता है, रिफ्लेक्शन भी लग सकता है। तो ए जो क्या है मैं उसको किससे डिनोट कर रही हूँ, रोटेशन, और जो बी है मैं उसे रिफ्लेक्शन से डोनेट कर रही हूँ। मतलब अगर मैं बी लिख रही हूँ मतलब मैं कह रही हूँ कि मैंने रिफ्लेक्शन लगाई है, और अगर मैं ए लिख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे रोटेशन लगाई है। तो अब देखो जो डीएन है ना, मैंने ये बताया था किसका कलेक्शन है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन का, यानी कि वो किस तरीके के एलिमेंट में होगा, ए पावर आई और बी पावर जे, ठीक है। मतलब और आई और जे कहां से वेरी करेंगे, यहां से, ठीक है। और इनमें साथ साथ एक रिलेशन भी है, मैं आपको वो रिलेशन बता देती हूँ। ये क्या रिलेशन फॉलो करते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि व्हाट इज द ग्रुप डीएन। सो डीएन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। देखो ए इनवर्स का यहाँ पे मैं मतलब बता देती हूँ। देखो अब जब ये ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये ग्रुप क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो इसमें आइडेंटिटी पहले से एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं आई को 0 ले लूँ और जे को भी 0 ले लूँ तो ए की पावर 0 और बी की पावर 0 यानी कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम कोई चेंज नहीं कर रहे। देखो एक सेट तो होगा, अगर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो वो फिगर तो आएगी ही आएगी ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो गया। अब देखो आप लोग पूछोगे ग्रुप क्या क्यों बन रहा है। अब देखो ये जो रिलेशन है, अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग
कर सकते हो चेक। ये जैसे गैलियन की बुक में भी इन लोगों ने चेक करके दिखा रखा है कि अगर ये रिलेशन है तभी जो डीएन है वो हमारा ग्रुप बन रहा है, अदरवाइज अगर ये कोई रिलेशन नहीं होता तो ये ग्रुप नहीं बनता। और हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग इस ग्रुप को स्किप कर दीजिए, सो आई विल एडवाइज यू डोंट स्किप इट, इट्स अ इजी ग्रुप। अभी देखो ये शुरू हुआ है, जब मैं इस लेक्चर के या फिर जो इसमें एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि डायहेड्रल ग्रुप में मैं एटलीस्ट 2 लेक्चर्स तो बनाऊंगी। जब आप सेकंड लेक्चर 3rd लेक्चर पे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि इट इज़ अ इजी ग्रुप, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस 3-4 पॉइंट्स होते हैं वो ध्यान रखने होते हैं। एक बार समझ लो, ठीक है, फिर इसके जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लो और याद कर लो, उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ती है दोबारा से समझने की, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मत छोड़ के जाओ, इट्स माई एडवाइस। CSR, जैम, गेट, और आगे भी अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हो, भाई जॉब्स के लिए भी लोग एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, मैंने भी दिए हैं और मुझे पता है कि ये ग्रुप्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसको करो, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखो ये तो हो गया, ये इसका क्या कहते हैं डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगी, ठीक है। देखो इसके लिए जो मेनली एग्जाम्पल यूज किया जाता है वो है D4। अब देखो अगर मैं बाय डेफिनेशन D4 को लिखूं, D4 अभी देखो यहाँ पे DN का मतलब होता है इसमें पॉइंट्स या वर्ड्स, ठीक है। इससे क्या होता है, इस N से पता चलता है कि हमारा जो भी सिमेट्रिक फिगर है उसका हर एंगल कितने डिग्री का होगा। और सिमेट्रिक फिगर में अभी तक आप लोग ये बात नोटिस कर चुके होंगे, हर एंगल इक्वल होता है तभी वो फिगर क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। अब D4 है, D4 का क्या मतलब है कि तो ईच एंगल इसमें अगर आप देखो नोटिस करो तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अभी और मैंने देखा कि अगर मेरा कोई अगर एंगल 90 डिग्री है तो मेरा क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यानी कि D4 के करस्पॉन्डिंग जो फिगर ली गई है वो एक स्क्वायर फिगर ली गई है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब A जो है रोटेशंस को डिनोट कर रहे हैं और B रिफ्लेक्शंस को। तो अब मैं इसके एलिमेंट्स लिखती हूँ। अब मैं एक्सप्लिसिटली आपको लिख के बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। देखो आइडेंटिटी आएगा। अच्छा इसमें अभी तक मैंने इतना लिखा था, मैं आपको कुछ और चीजें और एक्स्ट्रा से ऐड करा देती हूँ इसमें। देखो A की पावर I, B की पावर J तो है ही, सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज N, ऑर्डर ऑफ B इज N एंड AB इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। यानी कि अगर A मेरी रोटेशन डिनोट कर रही है, मतलब A को मैंने एक रोटेशन फिक्स करा, ठीक है, पहले मैंने A फिक्स कर दिया, तो A की जो पावर्स हैं वो ही आएंगी। तो A जो है मैं ऐसा चूज करूंगी सबसे पहला जिसका ऑर्डर N हो। और देखो यहाँ पे जो B है ना वो रिफ्लेक्शन है, और सॉरी यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा, सच दैट ये रिलेशन ये फॉलो करेगा। तो अगर मैं इस डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग D4 लिखूं तो ये आएगा A की पावर I, B की पावर J, सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज 4 एंड ऑर्डर ऑफ B इज 2, ठीक है। और I और J कहाँ तक वेरी करेंगे, सिर्फ 4 तक, और ये रिलेशन भी फॉलो करने चाहिए। तो देखो एलिमेंट्स क्या बनेंगे। फॉर सपोज अगर आपने A और J दोनों को 0 ले लिया तो आइडेंटिटी बनेगा। अब फॉर सपोज अब क्या करो, J को 0 ले लो, J को 0 मानो और I की वैल्यू पुट करो। तो I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A आएगा, I की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो, I की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो और I की वैल्यू 4। अब देखो 4 तक मैंने बोला है यहाँ पे पुट करने के लिए, लेकिन क्या हम 4 पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A 4 है, ऑर्डर ऑफ A 4 का मतलब कि A4 तो आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे A4 नहीं लिख सकते। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, I को 0 पुट कर देंगे, I को 0 पुट करेंगे, ठीक है। और J को, तो J के पास हमारे पास J के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस है। अगर मैंने I को 0 पुट कर दिया, देखो I को 0 पुट करा तो क्या आ गया, B की पावर J। अब देखो B की पावर 1 आ गया, फिर मैं B की पावर 2, लेकिन क्या मैं B की पावर 2 लिख सकती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ B इज 2। ऑर्डर ऑफ B इज 2 का क्या मतलब हो गया कि B स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया, तो यानी कि मैं यहाँ पे B स्क्वायर नहीं लिख सकती। सिमिलरली मैं यहाँ पे B क्यूब भी नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि B क्यूब क्या होगा, B स्क्वायर इंटू B, और B स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी, तो ये भी क्या आ जाएगा B। इसका मतलब अगर मैं B के साथ देखूं तो सिर्फ एक B ही आएगा,
आई इजिकल्स टू 0 किया था, अब आई इजिकल्स टू 1 करो तो ये क्या आ गया ए बी। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप ए बी स्क्वायर भी नहीं कर सकते क्योंकि बी स्क्वायर फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा। सिमिलरली आई की पावर आप क्या करो 2 पुट कर दो तो क्या आ गया ए स्क्वायर बी और फिर क्या आ गया ए क्यूब बी। तो ये क्या बन गया मेरा D4 ग्रुप बन गया। तो D4 ग्रुप में आपको फिर से बताती हूँ इसमें क्या क्या होगा। D4 ग्रुप में किस किस की पावर्स होंगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी। ए मैंने एक रोटेशन फिक्स करी है और बी क्या है मेरी यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन है जो मैंने फिक्स करी है। वो किस तरीके से फिक्स करी है मैंने, वो इस तरीके से फिक्स करी है कि ऑर्डर ऑफ ए 4 आएगा और ऑर्डर ऑफ बी 2 आएगा सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। और आई और जे कहाँ से वेरी करेंगे 4 के। तो अगर मैंने ऐसे वेरी कराए तो उस तरीके से मेरा D4 ये आएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये वाला रिलेशन तो लिखा ही नहीं। भाई देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एलिमेंट्स लिखे इस तरीके से गए हैं कि जो ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है ये रिलेशन फॉलो अप होगा। ये मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी ये कैसे होगा, ठीक है। तो D4 आप लोग ध्यान रखें। देखो ये तो हमने वर्बली इसका स्ट्रक्चर लिख लिया कि इसमें ये होंगे, बट एग्जैक्टली ये जो ए रोटेशन है वो दिखेगा किस तरीके से, ए स्क्वायर है ये किस तरीके से दिखेगा और ए क्यूब। फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि इनमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। अब हमें देखो सिर्फ ऑर्डर ऑफ डीएन पता है ना, ऑर्डर ऑफ D4 वो क्या है, काउंट कर लो। वैसे तो 4 2 से 8 आएगा, अगर आप वैसे भी काउंट करोगे तो भी 8 ही आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें जो एलिमेंट बैठे हुए हैं वो दिख किस तरीके से रहे। क्यों, क्योंकि सिर्फ लिखने से एलिमेंट्स का पता नहीं चलेगा, आगे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे सब ग्रुप्स निकालना, ऑर्डर निकालना, ऑब्वियस ऑर्डर तो फिर भी निकल जाएगा लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे नॉर्मल सब ग्रुप्स या इसमें सब ग्रुप्स S3 K4 इस तरीके से। तो देख लेते हैं, एक एक एलिमेंट की बात करेंगे D4 में। बस आप इस चीज को ध्यान रखना कि अभी तक D4 के बारे में इतना है। देखो D4 मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ पे अभी मैंने बताया कि मैं कौन कौन से एक्शन लगा सकती हूँ एक सिमेट्रिक ग्रुप पे, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले रोटेशन की बात कर लेते हैं। ये मेरा एक स्क्वायर है, हर एंगल 90 डिग्री है। अब हमें रोटेशन इस तरीके से लगानी है, ठीक है, ताकि ये ग्रुप सिमेट्रिक रहे, सॉरी फिगर सिमेट्रिक रहे। तो आप देखो हर एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन लगाती हूँ 90 डिग्री की, ठीक है, तो बताओ ये फिगर कैसी बनेगी। देखो जहां तक मुझे आपको, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये फिगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, तो यानी कि ये एक एक शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे था तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो ये क्या हो गई R 90 डिग्री, मतलब रोटेशन बाय 90 डिग्री। और इसी रोटेशन को, इसी को मैं किससे नोट कर रही हूँ, A से। तो ये मेरी क्या हो गई पहली रोटेशन। अब सेकंड, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर है, मतलब इस पे फिर से लगाओ। ठीक है, फिर से ए लगाया। अब आप देखो, अब आप फिर से अगर ये चीज ऐसे है, ठीक है, तो आप फिर से इसको ऐसे करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा ये वाली चीज। अब देखो ये क्या हो रहा है, सारा एंटी क्लॉकवाइज है। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार डायरेक्शन फिक्स कर लो और फिर उसी को ही लेके चलो। तो फिर से क्या हो गई, ये ऐसे हो गई, तो 2 कहाँ पे, तो ये एक एक क्या होगा आगे बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4, देखो ये क्या हो गया, मैंने इसको ए लगाया और फिर से ए लगाया, ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन ये है, अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 और मैं अब कह रही हूं कि इस पे ए स्क्वायर लगाओ। ए स्क्वायर का क्या मतलब होगा, देखो जब मैंने यहां से यहां पर गई और फिर यहां से यहां पर गई, देखो ये ऐसे भी है ना,
यहाँ पे आर 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का रोटेशन करा और फिर यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन करा। तो अगर आप इनिशियल फिगर से देखो तो मैंने कितना डिग्री का रोटेशन करा, एक्चुअल में तो मैंने 180 डिग्री का रोटेशन कर दिया ना। तो यहाँ पर मैंने रोटेशन कितना करा, 180 डिग्री का। यानी कि जो ए स्क्वायर जो मेरा यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या है, रोटेशन बाय 180 डिग्री। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिमिलरली अब जब मैं यहाँ पे ए क्यूब लगाऊंगी, देखो ए क्यूब का मतलब है कि एक और ए अप्लाई करना। एक और ए अप्लाई करने का मतलब क्या है कि एक और 90 डिग्री का रोटेशन करना। देखो जब मैंने ए स्क्वायर लगाया तो आर 180 करा, ठीक है 180। अगर मैं फिर से इसमें 90 करूंगी तो कितना बनेगा, 270। तो यानी कि ये जो ए क्यूब है वो 270 की रोटेशन है। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा हो कि यार हमें कैसे पता कि 270 का कैसे लगाएंगे, तो क्या करो, अगर कंफ्यूजन है तो जो आर 180 वाला है ना उस पे फिर से आर 90 लगा दो। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, मैं यहां से चली हूँ, ये मेरी ओरिजिनल फिगर है। जब मैंने इस पे रोटेशन बाय 90 डिग्री लगाया तो ये आई, ठीक है। इसको मैंने किससे नाम दिया, ए से। अब मैं इस फिगर पे अगर मैं फिर से 90 डिग्री का रोटेशन लगाऊंगी तो उसको मैं क्या नाम दूंगी, ए स्क्वायर। देखो ओवरऑल अगर मैं इनिशियल फिगर से इस पे जाऊं तो टोटल रोटेशन कितना हुआ, 180 डिग्री, तो उसको मैंने नाम दिया ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं ओरिजिनल फिगर से फिर से यहाँ पर अगर एक फिर से 90 डिग्री लगाऊंगी, देखो फिर से अगर मैंने इस पे 90 डिग्री लगाया तो फिर से ऐसे घूम जाएगा, और जैसे ही ये ऐसे घूमा, जैसे ये घूमा तो ये क्या बना, 1 फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 नीचे, 3 ऐसे और ये 4 ऐसे। तो यानी कि अगर आपके पास एक ओरिजिनल फिगर है और अगर आप उस पर 270 डिग्री का रोटेशन लगाते हो तो आपको किस तरीके से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से यहां पर जाओ या यहां से यहां पर जाओ, ये आपकी चॉइस है, आंसर हमें सेम ही मिल रहा है। अब फोर्थ, अब देखो 270 है, फिर से 90 प्लस करेंगे, क्या है 360 डिग्री। अब आप खुद देखो यार, अगर मैं किसी भी फिगर को 360 डिग्री घुमा दूं तो यानी कि वो सेम ही आएगी ना, और वो क्या बनेगी, A4। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ गलत है तो आप फिर से इस पे 90 डिग्री का रोटेशन लगा के देख सकते हो। अगर आप फिर से इस पे 90 डिग्री का रोटेशन लगाओगे, इसे फिर से ऐसे करके घुमाओगे तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। लेकिन अब देखो ये फिगर से ये फिगर पे आए, जब मैंने 360 डिग्री का रोटेशन लगाया तो सेम ही था। जब सेम लगाएंगे इसका मतलब ये क्या हो गया, एग्जैक्टली आइडेंटिटी। इसी हिसाब से मैंने बोला था कि ऑर्डर ऑफ A is 4। ठीक है, तो आई थिंक कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फिगर आप लोग ना लिख लो, ठीक है, ये बहुत काम आएंगी। ये मैंने एक के लिए बताया है, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो ये तो अभी हमारा हो गया पूरा डिस्कशन रोटेशंस के ऊपर। अब देखो रिफ्लेक्शंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं रिफ्लेक्शंस पे आती हूँ। तो देखो 4 केसेस हो गए, फोर्थ केस मतलब देखो आइडेंटिटी कवर हो गया, ए स्क्वायर ए क्यूब। अब हम किसकी बात करें, रिफ्लेक्शंस की। तो देखो ये मेरी फिगर है। तो जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, हम एक रिफ्लेक्शन क्या लगा सकते हैं, ये मेरा डायगोनल है D1, मैं इसके अराउंड जो है रिफ्लेक्शन कर रही हूँ। अब देखो अगर मैंने ये फिक्स कर दिया तो 2 पॉइंट और 4 पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पॉइंट और 4 तो सेम रहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, सिर्फ ये और ये ही एक्सचेंज हो सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह की रिफ्लेक्शन हो गई। अब मैं आपको सेकंड बताती हूँ। ठीक है, एक और रिफ्लेक्शन, अभी मैंने बोला D1, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग कर रही हूँ।
इसे मैं क्या नाम दे रही हूँ, D2। तो अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग अगर रिफ्लेक्शन करोगे, अब आप देखो यहाँ पे फिक्स कर दो, तो 1 और 3 तो क्या हो गए, फिक्स हो गए। एक्सचेंज कौन कौन से होंगे, 2 और 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब थर्ड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। देखो अब देखो डायगोनल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और तो कोई डायगोनल नहीं बचा। अब कौन सा, अब मैं क्या करूंगी सेंटर में, मतलब ये सेंटर है मेरा, ठीक है, मैं इसके अराउंड क्या करूंगी, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल लाइन लेनी मैंने बीचम बीच एकदम स्क्वायर के बीच, ठीक है, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, उसको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करूंगी, देखो यहाँ पर अगर मेरी लाइन है, ये मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो 4 क्या चला गया, इधर चला गया, और 3 किधर, इधर, और 1 जो है वो 2 के पास और 2 1 के पास। तो यानी कि ये बन गया 4 3 1 2। तो ये हो गई वर्टिकल रिफ्लेक्शन। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन भी कराऊंगी। यहां से मैंने लाइन ले ली, अब आप बताओ खुद कि अगर मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन बनाई तो पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। देखो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये दोनों एक्सचेंज होंगे और यहाँ से ये दोनों एक्सचेंज होंगे। तो जब ये एक्सचेंज हो गए तो ये बन गया 1, ये बन गया 4, ये बन गया 3 और ये बन गया 2। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगी कि रिफ्लेक्शंस कैसे आएंगी, ठीक है। ओके, अब आप क्या करो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये तो हमने D1 D2 V और क्या कहते हैं H के बारे में देखा, लेकिन ये इनमें से कौन सी है, ठीक है, ये इनमें से मतलब कौन सी है। और एग्जैक्टली अगर आप देखो, इसमें मैंने ऑर्डर ऑफ B जो है, हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर जो है मैंने बोला था 2, मतलब B का ऑर्डर 2 आएगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको साथ साथ इसी में बता देती हूँ। देखो ये मेरा डायगोनल है, यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ B का क्या मतलब हुआ कि B² = 2। अब मैं आपको इसमें एक मतलब अलग बात बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होता है, वो 2 ही होता है। हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होने का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी फिगर पे 2 बार कोई रिफ्लेक्शन लगाऊंगी तो यानी कि वो फिगर खुद आ जाएगी। तो देखो कैसे हो रहा है ये, अगर ये D1 बना मेरा, अब मैं फिर से इस पर D1 लगाती हूँ, यानी कि इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग, यानी कि क्या कह रहे हैं कि फिर से ये पॉइंट्स एक्सचेंज करो। तो जब मैंने फिर से ये पॉइंट एक्सचेंज करे तो फिर से यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि ये फिगर और ये फिगर सेम आ गई, यानी कि D1² क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। यानी कि एक रिफ्लेक्शन का अगर हम ऑर्डर देखेंगे वो 2 होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे फिर से D2 लगाओ। D2 का क्या मतलब है कि इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग। अब देखो इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग अगर करेंगे तो ये और ये फिक्स रहेगा, सिर्फ ये एक्सचेंज होंगे। अगर ये एक्सचेंज हुए थे 4 और ये 2, ये देखो ये और ये फिर से सेम, यानी कि D2² भी आइडेंटिटी है, यानी कि ऑर्डर ऑफ D2 भी क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे वर्टिकल लगाओ, फिर से क्या होगा, ये और ये एक्सचेंज होंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 और ये 3, ये और ये एक्सचेंज होंगे तो 1 और ये 2। तो यानी कि V² भी क्या हो गया, आइडेंटिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ दिस रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 2। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ दिस रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर DN का मैं इन जनरल स्टेटमेंट बोल रही हूँ अब, कि अगर आप DN ग्रुप में अगर कोई भी आपसे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है, ठीक है। और रोटेशंस के ऑर्डर कैन वेरी, ठीक है, ये आप लोग चीज ध्यान रखना। तो ये हमने ये देख लिया, लेकिन एक चीज इसमें ये रह गई है कि यहां से यहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन पे कैसे आते हैं। सो ये चीज मैं आप लोगों को हमारा जो नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का उसमें बताऊंगी। और अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर ही पसंद आ रहा हो और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ये इन वीडियोस पे ये क्या कहते हैं इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहूं, तो प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोग बताइए कि आपको स्पेशली किस पे वीडियोस चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो। लोग देखेंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को हमारी चीज़ें पसंद आ रही है, ठीक है। थोड़ा इनकरेजमेंट तो चाहिए होता है ना। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड भाई फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए।